हेलो एवरीवन। ठीक है। सो सितंबर 26 एंड जैन 27 के स्टूडेंट्स, अभी आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर सितंबर 26 एंड जैन 27 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि है ना मुझे है ना बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट आए कि सर हमसे ना पढ़ाई हो रही है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में जा रहे हो, सब जगह पे बच्चे अपना लॉ वगैरह, बिजनेस लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट चालू है। बट लॉ में बहुत सारे बच्चे लोग को डिफिकल्टी ये हो रही है कि सर हमको है ना लॉ समझ में आ रहा है, जब क्लास में पढ़ा रहे तो पढ़ने भी आ रहा है, हम रिवीजन कर रहे हैं, बट जब हम लोग यूनिट टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या फिर हम लोग चैप्टर्स के टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो हम लोग है ना वो आंसर्स लिख नहीं पा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लिखना कैसे है। तो इसी के लिए ना मैं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के साथ में आया हूँ, जहाँ पर हर एक चैप्टर से रिलेटेड हम लोग है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवन जो बड़े बड़े चैप्टर्स लाइक सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप है, उसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग एंड वी विल लर्न कि हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, उसके आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे हमको है ना आंसर्स याद रखना और कैसे रिविजन्स करने। ओके तो टुडे विल स्टार्ट विथ कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है नॉर्मली या मोस्टली सबके यहाँ पर हो ही गया होगा। तो विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट टुडे। ओके। मैंने ना पीडीएफ बना करके रखे हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो कंपनीज एक्ट के जो प्रैक्टिस के सेट है हम लोग दो सेट में करेंगे। दिस इज द सेट 1। ठीक है। मे बी इट नाउ विजिबल, यस। तो इसमें ना मैंने ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसके आंसर्स भी खुद से ड्राफ्ट किए हुए हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है ना बच्चा कि पहला अप्रोच हमको है ना अपने पढ़ाई की तरफ कैसा रखना है। अब लॉ इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर यू पीपल। अगर आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स देखते हो तो ये सब आपने 11-12 स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका बेसिक्स थोड़ा क्लियर है। बट तो लॉ इज अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर यू पीपल, क्योंकि सर आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं है। एंड बच्चे लोग लॉ को जब पढ़ते हैं ना तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप लॉ को थियोरी सब्जेक्ट जैसा पढ़ते हो। लॉ इज नॉट लाइक योर एसपी, ओसी और इकोनॉमिक्स। ठीक है। लॉ इज अ टोटली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सेम लाइक एज योर अकाउंट्स एंड मैथ्स। एंड अपने को 100 मार्क्स का पेपर पूरा लिखना है, डिस्क्रिप्टिव है पेपर अपना, एमसीक्यू टाइप नहीं है। सो हमको है ना उसका जो प्रैक्टिस भी करना है ना, जो हमको प्रिपरेशन भी करनी है ना, वो राइटिंग स्किल के साथ में करनी है, मतलब लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो जैसे अगर है ना आपके क्लास में या आपने एक बार ये चैप्टर को पढ़ लिया है, किसको, कंपनीज एक्ट 2013 को, अगर आप देखोगे ना तो कंपलसरी है अपने को 17 से 21 मार्क्स के क्वेश्चन अपने को कंपनीज एक्ट से आते ही आते हैं, हर एक अटेम्प्ट में आते हैं। ठीक है। जैसे ही है ना आपका कंपनीज एक्ट पढ़ के हो जाता है तो द वेरी फर्स्ट थिंग, जब आप उसको सेल्फ स्टडी या फिर रिविजन करने के लिए बैठते हो ना, तो सिर्फ है ना वापस से चैप्टर को रिवाइज मत करो या कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करके मत बंद करो। आपको क्या करना होता है, जैसे आपका वो चैप्टर पढ़ के होता है ना, फिर जब आप रिवीजन या सेल्फ स्टडी के लिए बैठ रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा कि आपको है ना चैप्टर के साथ में फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जैसे अगर मैं कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ और आज मैंने 2 घंटे में बैठ के कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन, कंपनीज एक्ट के फीचर्स एंड फिर उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, तो अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए ना प्रीवियस ईयर में या फिर जो आरटीपी वगैरह में, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आपको अब वो पढ़ना होता है। ठीक है। आपको ना उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग है ना क्वेश्चन रीड करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं एंड साथ ही साथ इसमें है ना अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आरटीपी में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। ठीक है। एक मिनट। अब जब मुझे इसका आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसका आंसर। अब पहले क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर एम एन एन होल्डिंग 70% एंड 30% ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी बोथ डाइड इन एन एक्सीडेंट। Answer with the reference to the provisions of Companies Act 2013. What will be the legal effect on the company as both the members have died? And this question has been asked in a previous paper for 3 marks. तो सर अब क्या,
तो देखो, जैसे हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चा, अगर क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर क्वेश्चन पढ़ के तुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि सर ये ना कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है, तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर तुमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा कि सर ये फीचर्स का क्वेश्चन है या कॉर्पोरेट वेल का डॉक्ट्राइन के ऊपर से पूछा गया क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का है कि सर ये टाइप्स ऑफ कंपनीज में से पूछा गया या एसोसिएट या होल्डिंग सब्सिडरी का कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना बच्चा, तो आपको चैप्टर्स पहले वापस से एकदम अच्छे से रीड करने की जरूरत है। बट अगर आपको है ना क्वेश्चन पढ़ करके टॉपिक समझ में आ जा रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, बात खत्म। ठीक है, इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं हाँ कि सर MNN है, होल्डिंग 70% 30%। सर क्वेश्चन पढ़ करके मुझे समझ में आ गया कि ये तो फीचर्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, और जो सेकंड फीचर है ना कंपनी का, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि सर मैं आंसर कैसे लिखूं, तो हमेशा ध्यान में रख बच्चा, जो भी आपके केस स्टडीज वगैरह है, ठीक है, हमको आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, हम लोग है ना आंसर्स हमेशा केस स्टडी के ना 3 स्टेप्स में लिखते हैं। पहला पैराग्राफ या पहला आपका जो बुलेट पॉइंट होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट प्रोविजन ऑफ लॉ। सेकेंड में हम लोग फैक्ट ऑफ द केस लिखते हैं, एंड थर्ड में कंक्लूजन। एंड हमेशा है ना आंसर लिखते टाइम है ना आप ये चीज का ध्यान रखो ना कि आपके आंसर जब आप लिख रहे हो तो 3 पैराग्राफ में 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, और तीनों पैराग्राफ में ना आपके तीनों पैराग्राफ के बीच में 1 से 2 लाइन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप है ना सिर्फ एक पेज में पूरा लिख दोगे विदाउट लिविंग अ गैप, या फिर आपने पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट नहीं किया हुआ है ना, देन इन दैट केसेस ना वो प्रेजेंटेबल आंसर नहीं लिया। प्रेजेंटेशन वाइज केस स्टडी हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब सर मुझे पता है ये परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब मैं कैसे लिखूंगा। अब बच्चे क्या करते हैं, सर क्या मैं आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकता हूँ। बच्चे यू आर अलाउड टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। द प्रॉब्लम इज दैट ना आप बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करते हो, जिसकी वजह से सर ये प्रॉब्लम होता है ना कि आप आंसर लिखते हो, ठीक है, बट उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आप है ना जब प्रोविजन पढ़ते हो ना, तो प्रोविजन पढ़ते टाइम ये चीज का ध्यान रखो आप कि सर जब मैं प्रोविजन पढ़ रहा हूं ना, तो वो जो कीवर्ड्स हैं उस प्रोविजन के, या वो प्रोविजन को मैं ना एज इट इज याद रखने का कोशिश करो। फिर उसके बाद जब आप आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में भी लिखोगे ना बच्चा, तो भी आपके आंसर्स का जो वेटेज होगा ना इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, इट विल बी मोर। ठीक है, जैसे अगर अभी मुझे ये लिखना आंसर, तो मैं क्या लिखूंगा, सर परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर से पूछा गया। अब मुझे पता है परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन। सर इट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ कंपनीज, ठीक है, जिसके अंदर भले मेंबर की इंसॉल्वेंसी हो जाए, मेंबर का डेथ हो जाए, या मेंबर्स ने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया है, स्टिल इट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, इट डज नॉट अफेक्ट द लाइफ स्पैन ऑफ अ कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, सो दैट its end of life can also be bring by the law only by the order of winding up। अब जब मैंने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन, तो मुझे पता है कि हाँ इसका मतलब ये, और मैं इसको अपने ओन वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके लेता हूँ। तो मैंने ना वो कीवर्ड्स याद करके रखे, यस, कि परपेचुअल सक्सेशन एक एसेंशियल फीचर है, मेंबर का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, चाहे उसने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया हो, इससे कंपनी के लाइफ स्पैन पे या फिर कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। तो आपको भी ना जब आप है ना प्रोविजन वगैरह पढ़ते हो, तो उस प्रोविजंस को है ना अच्छे से समझो, उसके बाद उस कीवर्ड्स को अपने ओन वर्ड्स में ट्रांसफर करके लो। देन उसके बाद जब आप आंसर्स लिखोगे ना, आपने जहां पर केस स्टडीज लिखना चालू किया और आपने 20-25 केस स्टडी लिख के प्रैक्टिस की, यू विल बी यूज्ड टू विद दैट, एंड आपके आंसर्स है ना एकदम लीगल आंसर्स लगेंगे। ठीक है, तो जैसे अब मुझे इसका आंसर लिखना, तो मैं सबसे पहला पैराग्राफ मेरा किसके बारे में होगा, प्रोविजन ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, तो हमेशा प्रोविजन ऑफ लॉ की शुरुआत है ना इस स्टेटमेंट से करना, एज पर द प्रोविजन या अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और फिर उसके आगे में परपेचुअल सक्सेशन है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ कंपनीज ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, अ कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट irrespective of any change in its membership. The death, insolvency or transfer of shares by member does not affect the existence of the company. Since a company is an artificial person, it is created by law. Only law can bring end to its existence through the winding up. अब मैंने अपना प्रोविजन कोट कर दिया है, खत्म। अब मैं 1 से 2 लाइन का डिफरेंस छोड़ करके मैं लिखूंगा फिर अपने
फैक्ट ऑफ द केस की ओर। बच्चा हमेशा ध्यान में रखने का, सर फैक्ट ऑफ द केस क्या होता है? जो आपका क्वेश्चन होता है ना, उसी चीज को आपको रिपीट करना होता है फैक्ट ऑफ द केस में। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट की सर फैक्ट ऑफ द केस, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन तो काफी छोटा था, 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं फैक्ट ऑफ द केस एज इट इज भी लिख दूंगा, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, चलेगा। बट सर कभी कभी केस स्टडीज पूछी जाती है 12-15 लाइंस की रहती है। जैसे अगर आप May 26 अटेम्प्ट का देखोगे तो वहां तो सर एक एक 1.5 पेज का केस स्टडी पूछा होता, बच्चे लोग के तो आंखें चौंधी आ गई उसमें, ठीक है। पर कोई नहीं, जब भी है ना आपको है ना फैक्ट ऑफ द केस लिखने का, तो हमेशा आप ओपनिंग स्टेटमेंट शुरू करोगे इन द गिवन केस या इन द गिवन सिचुएशन से। इन द गिवन केस, इन द इंस्टेंट केस, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, ऐसा ये ओपनिंग होगा। एंड आपको फैक्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स है ना, जो मेन पार्ट है ना, सिर्फ वही लिखना होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। एंड आपका फैक्ट ऑफ द केस 4 लाइन में, 4.5 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर तो 2 ही लाइन का क्वेश्चन है और हमने सिर्फ टू द पॉइंट रखा है कि सर MNN are holding 70% and 30% of the shares in the company and both of them have died in the accident। खत्म हो गया ये। अब मैं लिखूंगा अपना कंक्लूजन। मेरा पहला पैराग्राफ था प्रोविजन के बारे में, 1 से 2 लाइन का डिफरेंस, फैक्ट ऑफ द केस आया, एंड थर्ड कंक्लूजन। आपको चाहिए तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो, नहीं तो आप है ना ऐसा बुलेट पॉइंट करके भी आंसर लिख रहे हो ना, इट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं कंक्लूजन, जब भी आप कंक्लूजन लिखते हो ना बच्चा, कंक्लूजन इज द मेन पार्ट ऑफ योर आंसर, जिसके ऊपर आपका पूरा मार्क्स डिपेंड होता है, ठीक है। आपको प्रोविजन के लिए भी मार्क्स मिलता है, फैक्ट के लिए और कंक्लूजन के लिए भी। बट वही है ना, अगर आपने है ना ये पूरा आंसर अगर मैंने विदाउट पैराग्राफ में ऐसा मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड नहीं किया होता, एक ही पैराग्राफ में पूरा आंसर लिखता हूं मैं, ठीक है। और अगर गलती से मेरा कंक्लूजन वगैरह गलत हो जाता है या मैंने प्रोविजन का प्रॉपर प्रोविजन को कोट नहीं किया हुआ, तो मेरा पूरा आंसर को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट वही अगर है ना मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, तो हो सकता है मे बी मेरा कंक्लूजन टू द पॉइंट नहीं था या मेरा कंक्लूजन प्रॉपर नहीं था, बट मुझे प्रोविजन और फैक्ट के लिए मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना ICAI की जो सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह है ना, उसमें भी है ना अगर आपके पास होगी तो ठीक है, नहीं तो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल के रखी हुई है एक वीडियो, जिसमें ICAI की सर्टिफाइड कॉपी को जो चेक होकर के आई है, जिसमें मेरे ही स्टूडेंट को 76 मार्क्स मिला है। उसमें आप देखोगे ना तो ICAI स्टेप पे मार्क्स देती है लॉ के पेपर में, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आपका कंक्लूजन सही ना हो, बट आपको प्रोविजन एंड फैक्ट के लिए मार्क्स मिल जाएंगे। और अपने को पता है सर, वी नो द मीनिंग ऑफ 1 मार्क्स, द वैल्यू ऑफ 1 मार्क्स इन प्रोफेशनल एग्जाम्स। बच्चे का 6 महीना बच जाता है 1 मार्क्स के से, और 1 मार्क्स के से बच्चे का 6 महीना भी चला जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर्स को ना 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके रखो, इफ द क्वेश्चन इज अ केस स्टडी फॉर्मेट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं अपने कंक्लूजन की शुरुआत कैसे करूंगा, तो मैंने एक ओपनिंग स्टेटमेंट हमेशा से बना करके रखा है। आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, आफ्टर अप्लाइंग दी, ठीक, ओहो क्या प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म, हाँ, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। हम्म, ओके, डन। ओके, आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ केस, ठीक है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ MNN। तो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट रखा, आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो आप हमेशा अपना केस स्टडी का जब कंक्लूजन लिख रहे हो तो इसको ओपनिंग स्टेटमेंट एज अ यूज कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ MNN। द कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ड्यू टू द principle of perpetual succession, and the shares held by MNN will be legally transmitted to their respective legal heirs। तो मेरा आंसर आ गया कि सर इवन दो मेंबर्स का डेथ हो चुका है, स्टिल इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और जब भी आप अपना आंसर लिखते हो ना बच्चा, तो अपने आंसर्स को ना अंडरलाइन किया करो, ठीक है। पेंसिल से अंडरलाइन करना होता है पेपर में हमको, ठीक है। अब सर कंक्लूजन, आप अगर आपका कंक्लूजन ही 5 लाइन का है, तो आप पूरे 5 के 5 लाइन को अंडरलाइन करोगे नहीं,
ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ मेन क्रक्स जो है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा क्रक्स क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी द लीगल इफेक्ट ऑन द कंपनी एज बोथ द मेंबर्स हैव डाइड। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझको पता है ना, मेरा मेन आंसर क्या था, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट existence of the company will not be affected by the death of M and N. This is my main part of the answer. The company will continue to exist due to the principle of perpetual succession. तो ये मेरा मेन पार्ट था जिसमें मैंने ना जो मेन क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिखा हुआ है कि सर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मेंबर की डेथ होने के बावजूद भी कंपनी के लाइफ स्पैन को अफेक्ट नहीं होगा बिकॉज कंपनी एंजॉयज अ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो ये वाले जो लाइन है ना, ये यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। एंड अगर आपने ऐसा आंसर लिख दिया, दिस इज द बेस्ट अवेलेबल आंसर, दिस इज द बेस्ट आंसर। अब है ना आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स वगैरह देखते हो ना, तो आईसीआई क्या करती है, वो मॉड्यूल को कॉपी पेस्ट कर देगी। तो कभी कभी आंसर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, अब मैं अननेसेसरी पार्ट्स नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं है। मेरे पास एग्जाम में सिर्फ 8 से 9 मिनट का टाइम है, तो वो 8 to 9 मिनट्स में मुझे क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ करके माइंड में आंसर फ्रेम करना और फिर उसको पेपर पे लिखना भी है। तो आप सिर्फ है ना जो क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ वो लिखो। ये आ गया मेरा प्रोविजन ऑफ लॉ, ये आ गया मेरा फैक्ट ऑफ द केस, एंड ये आ गया मेरा कंक्लूजन। और कंक्लूजन में मैं ये पॉइंट्स को अंडरलाइन करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, कभी फैक्ट ऑफ द केस में अंडरलाइनिंग करने की जरूरत नहीं होती, ना ही प्रोविजन ऑफ लॉ में। आपको सिर्फ आपके कंक्लूजन का मेन पार्ट अंडरलाइन करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी पार्ट है एंड साथ में ही इसमें आपको ये आरटीपी के भी क्वेश्चंस बैंक में दिखेगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ गुडविल प्राइवेट लिमिटेड on 15th of May 2024, the share certificate were issued to Amit, Sumit and Sumati, being a subscriber to the memorandum of association of the company, without affixing the common seal thereon, and under the signature of Amit and Sumit, directors of the company. The company has yet to appoint a CS on objection raised by Sumati, a director, about the validity of share certificate signed by other 2 directors. ठीक है, and Amit and Sumit clarified that since the company has opted not to have a common seal for the company, the share certificate signed by 2 directors are valid. So, referring the provision of Companies Act 2013, examine the correctness of the objection raised by one of the director and in response the clarification offered by the other directors. And one more situation, one more twist is that would your answer be different if the company had a CS? Oh, very wow question. अब क्वेश्चन रीड करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर ये अनदर एक फीचर्स के ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा गया, कंपनीज एक्ट के कंपनीज के फीचर्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया। अब ये पूछा गया है कॉमन सेल के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि कॉमन सेल का क्वेश्चन है। अब इसमें प्रोविजन क्या लगेगा? सर एकदम सिंपल सी बात है, प्रोविजन में हम लोग क्या लिखेंगे कि सर परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट आपको ये भी पता होगा कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ कंपनी, आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, दिस रिक्वायरमेंट हैज बीन मेड ऑप्शनल। पहले ऐसा होता था कि आपकी कंपनी में कंपलसरी कॉमन सील होना चाहिए था, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, अब आपकी कंपनी में अगर कॉमन सील है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, तो इफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू हैव द कॉमन सेल, देन ऑल द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मस्ट बी डन बाय कॉमन सेल। बट इफ द कंपनी डिसाइडेड या ऑप्टेड नॉट टू हैव अ कॉमन सेल, देन इन सच केस द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स इज एनफ एंड सफिशिएंट। बरोबर। एंड सर इफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड CS, देन इन सच केस 1 डायरेक्टर एंड CS इफ एनी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। तो मुझे प्रोविजन पता है बच्चा, अगर आपको प्रोविजन पता है ना तो आपका 80% है ना काम हो चुका है। हमको सिर्फ प्रोविजन याद रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको प्रोविजन याद आ जा रहा है, मैटर इज ओवर, क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड कंक्लूजन तो हम खुद से फ्रेम करते हैं, जिसमें भी हमको ओपनिंग स्टेटमेंट पहले से पता है कि हमको क्या लिखना है। तो बस आपको मेन पार्ट फ्रेम करने आना चाहिए। जैसे मुझे इसका आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा आंसर, मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है कि सर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कॉमन सील, shall be so authenticated only if the company opts to have a common seal। ठीक है, अब ये थोड़ा लीगल वर्ड है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको सिंपल में भी लिख सकते हो कि इफ द कंपनी डिसाइडेड या opted to have the common seal, then authentication shall only be done by the common seal। ठीक है, but in the absence of common seal,
the authorization shall be made by 2 directors or by a director and a CS wherever the company has appointed a CS. कि अगर sir if the company decided not to have a common seal, then in such case the authentication must be done by the signature of 2 directors or by a director and CS if any has been appointed by company. Simple. मैंने लिख दिया. अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना ध्यान से बच्चा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये मेरे प्रोविजन ऑफ लॉ का ओपनिंग स्टेटमेंट पहले से फिक्स है. फैक्ट ऑफ द केस में इन द गिवन केस मुझे अच्छे से पहले से ही है. ठीक है, तो बचा क्या है मेरा सर, सुमति ऑब्जेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. द शेयर सर्टिफिकेट वाज साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, अमित एंड सुमित. द कंपनी, अमित एंड सुमित द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड द कंपनी हैड नॉट अपॉइंटेड अ CS. दैट्स इट. मैंने बाकी का कोई चीज नहीं लिखा कि भैया इन गुडविल करके, गुडविल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, 15 मई 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई थी. ठीक है, उसके शेयर सर्टिफिकेट अमित और सुमित ने साइन किए थे. MOA के अमित, सुमित एंड सुमति इन लोग क्या थे, मेंबर थे. दे आर द सब्सक्राइबर टू द MOA. सब्सक्राइबर टू द MOA का मतलब ये होता है बच्चा, यहाँ पर एक मिनट, आई थिंक, हाँ हाँ, सब्सक्राइबर टू द MOA का मतलब यह होता है यहाँ पर कि सर दे आर द इनिशियल मेंबर ऑफ द कंपनी. बट मेरे को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. मेरे फैक्ट ऑफ द केस में मैं सिर्फ टू द पॉइंट, टू द टॉपिक चीज ही लिखूंगा. तो मैंने क्या लिखा है वहां पर, सर इन द गिवन केस सुमति इज वन ऑफ द डायरेक्टर, शी हैज रेज्ड द ऑब्जेक्शन. ठीक है, ऑन द वैलिडिटी ऑफ द, ओहो अनदर इशू आ गया, ये होता रहता है. वेट अ मिनट गाइस. ठीक है, ओके, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था. तो अब मैंने क्या लिखा, सर इन द गिवन केस सुमति ऑब्जेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. द शेयर सर्टिफिकेट साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स अमित, सुमित, एंड द कंपनी हैड नॉट अपॉइंटेड अ CS. बस एकदम टॉपिक. मैं बोल रहा हूँ ना, आपका फैक्ट ऑफ द केस 4 साढ़े 4 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद मुझे कंक्लूजन लिखना है. मैं हमेशा से सर अपने कंक्लूजन में, अपन हमेशा कंक्लूजन का फ्रेमिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द ऑब्जेक्शन ऑफ सुमति इज नॉट वैलिड. ठीक है, एज द शेयर सर्टिफिकेट वाज ड्यूली साइंड बाय द 2 डायरेक्टर्स अमित एंड सुमित इन द एब्सेंस ऑफ CS. ठीक है, अब ये मेरा कंक्लूजन हो गया. अब इसमें जो मेरा मेन पार्ट है, मेरा मेन पार्ट क्या है सर, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि by referring the provision of Companies Act 20, examine the correctness of the objection raised by the Sumiti and clarification given by the other directors. तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, it can be concluded that objection of Sumiti is not valid as the share certificate was duly signed by the 2 directors Amit and Sumit in the absence of CS. तो this will be my अंडरलाइन. ये मेरा कंक्लूजन का मेन पार्ट है और मुझे इसको अंडरलाइन करना है. बट वहां पर और एक ट्विस्ट पूछा गया था कि सर वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कंपनी हैड अ CS. यस, माय आंसर वुड बी डिफरेंट बिकॉज इफ द कंपनी हैड अ CS, then in such case the authentication must be done by the signature on the certificate must be done by a director and CS. If the company had appointed a CS, the share certificate should have been signed by a director and CS. समझ में आया? That's it. ठीक है, और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हो. जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओ ना, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ. अब आप बोलोगे सर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे. ठीक है, ओके, मैं यहां पकड़ लेता हूं, आवाज कम आती है नहीं तो. ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर ध्रुव वॉज अपॉइंटेड as an employee of Sun Moon Timber Private Limited on the condition that if he were to leave his employment, he will not solicit the customer of the company. After some time, he was fired from the company. मतलब मिस्टर ध्रुव को एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया था एंड उसने कंपनी के साथ में सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक अग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर कल को वो जॉब छोड़ के जाता है या उसको निकाला जाता है, देन ही कैन नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स. मतलब है ना, वो अपनी एग्जिस्टिंग या प्रीवियस कंपनी के कस्टमर्स को खींच नहीं सकता है अपनी तरफ. ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी. ही सेट अप हिज ओन बिजनेस अंडर द प्रोप्राइटरशिप. मतलब उसने सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन किया एंड अंडरकट द सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड प्राइसेस. मतलब उसने ना सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के है ना कस्टमर सॉलिसिट करना शुरू किए ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज लीगल कंसल्टेंट एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी अंडर द नेम 7 Star Timber Private Limited. In this company, his wife and friend of Mr. Dhruv were the sole
shareholders and directors. They took over Dhruv's business and continued it. Sunmoon Timber Private Limited filed a suit against Seven Star Timber Private Limited for the violation of contract. Seven Star Timber Private Limited argued that the contract was entered into between Mr. Dhruv and Sunmoon Timber Private Limited, and as a company has a separate legal entity, Seven Star Timber Private Limited has not violated the terms of the agreement. Explain with the reason whether the separate legal entity between Mr. Dhruv and Seven Star Timbers Private Limited will be disregarded. और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, एंड ये आपको आरटीपी में भी मिलेगा। ये ना आपको आरटीपी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब सर अगेन क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या मेरा टॉपिक क्लियर है? यस, मुझे पता चल रहा है कि सर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है? सर ये तो कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल से पूछा गया। सर कॉर्पोरेट वेल क्या है? सर इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट थ्रू विच द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। हाउएवर द कोर्ट हैज पावर टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। व्हेनेवर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर इवेडिंग द टैक्सेस, whenever the company has been wherever the company has been incorporated for the purpose of avoiding the legal obligations, ठीक है। wherever the company has been incorporated for some illegal and improper purposes। तो हमको ना एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में 5 टॉपिक्स 5 केसेस ऐसे दिए गए हैं जहां पर कोर्ट हैज लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल। तो मुझे 5 केसेस में कुछ नहीं लिखना, मुझे सिर्फ वही पर्टिकुलर टॉपिक का ना प्रोविजन लिखने का है जिस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरा क्वेश्चन पूछा गया। हमको पता है कि सर फॉर अवॉइडिंग द टैक्स ऑब्लिगेशंस, फॉर अवॉइडिंग द लीगल ऑब्लिगेशन, व्हेन द कंपनी for determining the true character of the company, whether the company is a co-friend or co-enemy, ठीक है। where the company has been incorporated as a subsidiary to act as their agent, ठीक है। ऐसे 5 केसेस पढ़े थे हमने, बट हमको 5 केसेस से कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ वही पर्टिकुलर एक केस से लेना है जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि सर ये गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस मिस्टर हॉर्ने वाले केस से पूछा गया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड मियरली एज अ डिवाइस टू इवेड द लीगल ऑब्लिगेशन, वेयर द कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड जस्ट, ठीक है, जस्ट एज अ डिवाइस टू इवेड द लीगल ऑब्लिगेशन, द कोर्ट में लिफ्ट और पियर्स द कॉर्पोरेट वेल if the company is found to be a mere sham or cloak for avoiding the existing legal duties, its separate legal entity may be disregarded. Case law आएगा गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस मिस्टर हॉर्ने, ठीक है। अब मैंने प्रोविजन में क्या लिखा? मैंने और कुछ लिखा क्या? wherever the company has been incorporated for some for avoiding the legal obligation या for avoiding the tax liability वगैरह नहीं ना। where a company has been incorporated as a subsidiary to act as their agent, नहीं, ये सब नहीं लिखा मैंने। मेरे को पता है ना कि सर if the company has been incorporated for the purpose of to evade the legal obligation, ठीक है, या फिर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द इलीगल या इम्प्रॉपर पर्पस, तो बस मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा है? आपको प्रोविजन की शुरुआत हमेशा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा करनी है, और वहां पर उसके आगे जैसा ही आप है ना आगे का आंसर लिखना चालू करते हो ना, तो आपको बस वही प्रोविजन लिखना है जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, दैट्स इट, ठीक है। एंड जब भी आप पढ़ रहे हो प्रोविजंस वगैरह, तो याद रखो कि मुझे प्रोविजन है ना बहुत अच्छे से पढ़ना और कीवर्ड्स याद रखने हैं उसमें, ठीक है। और जितना हो सके ना एज इट इज जैसा प्रोविजन दिया गया है बुक में वैसे ही याद करो। आई एम नॉट सेइंग वर्ड टू वर्ड, बट ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होनी चाहिए और कुछ कीवर्ड्स, कुछ की लाइंस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केस लिखूंगा। इन द गिवन केस, सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड वाज फॉर्म्ड by Mr. Dhruv with the intention of evading the legal obligation arising out of the agreement between Mr. Dhruv and Sunmoon Timber Private Limited, ठीक है। मैंने लिख दिया चुपचाप फैक्ट ऑफ द केस कि सर यहाँ पर है ना सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर ध्रुव के बीच में क्या हुआ था, नहीं, सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। उस लीगल ऑब्लिगेशन को, उस अग्रीमेंट के ना लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए हैज इनकॉर्पोरेटेड सेवन स्टार टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट्स इट। अब मुझे कंक्लूजन लिखना है। आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड वाज फॉर्म्ड just to evade the legal obligation of the agreement between Mr. Dhruv and the Sunmoon Timber Private Limited. Therefore, the Seven Star Timber Private Limited is a mere sham or
cloak, and the separate legal entity between Mr. Dhruv and the company should be disregarded by piercing or lifting the corporate veil. By piercing or lifting the corporate veil. This is the way you have to write the answer. ठीक है. अब इसमें अंडरलाइनिंग वाला पार्ट क्या होगा बच्चा? सर इसमें मैं क्या अंडरलाइन करूंगा? तो इसमें आपको अंडरलाइन करना है सिर्फ मेन पार्ट. देयरफॉर 7 स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड इज अ मियर शैम और क्लोक. ठीक है, ये तो सिर्फ एक पर्दा है. इट इज जस्ट बीन इनकॉर्पोरेटेड for avoiding that legal obligation which has been entered, that legal obligation which has been arised by the agreement entered between the Mr. Dhruv and Sun Moon Timber Private Limited. तो ये तो सिर्फ एक पर्दे का एक मास्क का काम कर रहा है. And the separate legal entity between Mr. Dhruv and the company should be disregarded by piercing or lifting the corporate veil. This is the way you have to write the answer. और ये अपना आएगा मेन पार्ट ऑफ माई आंसर जिसको मुझे अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करना, ब्रैकेट वैकेट मत बनाना. ठीक है, सिर्फ अंडरलाइनिंग. और अंडरलाइनिंग भी आपको है ना पेंसिल से ही करना है. आपको पेपर में आंसर ब्लैक पेन से लिखना है और यहां पर मुझे है ना अंडरलाइन करना है. ठीक है, हेलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4. ओहो, वन ऑफ द जबरदस्त वाला क्वेश्चन है ये. एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये. ठीक है, जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड. ठीक है, ये आपको है ना आई थिंक 2021 के आरटीपी में भी दिखेगा और उसके बाद 2 बार आई थिंक ये शायद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है. ठीक है, जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड is a public company and having 220 members, of which 25 members were employed in the company during the period 1st April 2006 to 28th June 2006. ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले से मार्क करके रखो. ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 28 जून 2016 तक वो एम्प्लॉय थे कंपनी के. ओके, ठीक है, 25 मेंबर्स वर द एम्प्लॉय, मतलब 25 ऐसे लोग थे जिनके पास कंपनी के शेयर्स भी थे और वो कंपनी के एम्प्लॉय भी थे. ओके, दे वर अलॉटेड शेयर्स इन द जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2007. मतलब 1 जुलाई 2007 को उन 25 लोगों को शेयर्स इशू किया गया एंड वो 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 28 जून 2016 तक कंपनी के एम्प्लॉय थे. मतलब मैं ऐसा बोलूं, 1 जुलाई 2007 से लेकर के 28 जून 2016 तक वो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी थे और कंपनी के एम्प्लॉयज भी थे. ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2007 विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 2016. मतलब सर 28 जून 2016 को उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है एंड 1 अगस्त 2016 को उन्होंने शेयर्स भी सेल कर दिए. तो अब ना वो कंपनी के एम्प्लॉय है ना ही वो कंपनी के मेंबर्स. आफ्टर सम टाइम ऑन 1 December 2016 each of those 25 members acquired the shares in Jagannath Oils Limited which they are holding till date. ओहो, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि सर 1 अगस्त 2016 को उन्होंने शेयर सेल कर दिए थे. तो उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. दिसंबर में क्या होता है, दे अगेन परचेज द शेयर्स. वो 25% अगेन परचेज द शेयर्स. ठीक है, okay, on 21st December 2016 each of those 25 members acquired the shares in Jagannath Oils Limited which they are holding till date. Now company wants to convert itself into a private company. Yeah, twist. State with the reason whether Jagannath Oil Limited is required to reduce the number of member. And second, would your answer be different if the above 25 member were employees in Jagannath Oils Limited for the period from 1st April 2006 to 28 June 2007? अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो कम से कम है ना 6 to 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. अब अपने को पता है कि सर ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है अपने को प्राइवेट कंपनी के बेसिस पर. ठीक है, तो मुझे प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन लिखना है यहां पर. दैट इज करेक्ट. अब जब ऐसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चा, तो प्रॉब्लम ये है ना कि सर मेरा प्रोविजन बड़ा होने वाला है, उसके बाद मुझे कंक्लूजन में 2 पॉइंट बनाने हैं क्योंकि मेरे पास मुझे क्वेश्चन 2 चीजों से पूछा गया, 2 सिचुएशन दी गई है, तो कंक्लूजन में भी 2 पॉइंट बनने वाला है. तो यहां पर अगर मैं प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, ऐसा वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर वो फॉलो करने के लिए जाऊंगा तो मेरा टाइम भी ज्यादा जाएगा, मेरे आंसर का लेंथ भी बहुत बड़ा बनेगा. द बेस्ट वे इज दैट कि सर पहले से 2 सिचुएशन तो पूछा हुआ है मेरे को. ठीक है, तो मैं आंसर कैसा लिखूंगा, मैं पहला पैराग्राफ में सिर्फ प्रोविजन को कोट करूंगा
सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट वाले सिचुएशन का फैक्ट एंड कंक्लूजन साथ में लिखूंगा। थर्ड वाले पैराग्राफ में ये जो मेरा सेकेंड सिचुएशन है उसका फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन लिखूंगा, जिससे मेरा टाइम बच जाएगा। जैसे अब सुनो, मुझे पता है कि सर ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल restrict the right to transfer its shares. Yes sir, transferability is restricted. Limits the number of member up to 200. सर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200। बट इसके अलावा लिमिटेशन वाले पॉइंट में मुझे 2 चीजें और ध्यान में रखनी होती हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person holding 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause shall be treated as a single member। कि सर जो जॉइंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हमको सिंगल मेंबर कंसीडर करना होता है। अब देखो, याद करने के लिए ना मैं इस क्लॉज को ऐसा याद कर सकता हूं कि सर जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, राइटिंग दिस क्लॉज इन एग्जाम, मैं ट्राई करूंगा कि जैसा बुक में लिखा है ना मैं वैसा फ्रेमिंग करूं कि वेयर 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall be treated as a single member। समझ में? आई एम नॉट सेइंग कि आप वर्ड टू वर्ड लिखो, बट ना थोड़े कीवर्ड्स आने चाहिए। अब लिखने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते थे कि प्रोवाइडेड दैट जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर, बट ये उतना वेटेज नहीं देगा। बट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, वेयर 2 or more person holding 1 or more shares in a company jointly, they shall be treated as a single member। भले फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ये आप रिमूव कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, पहली चीज, while calculating the limitation of 200, मुझे ये चीज देखना है कि भैया joint shareholder shall be treated as single member। Second point, provided further that person who are in the employment of the company and the person who having been formally in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased shall not be included in the number of members। ओहो, कि सर पहली बात, एक ऐसा पर्सन जो कंपनी का है ना, करंटली एम्प्लॉय भी है और उसके पास कंपनी के शेयर्स भी है, मतलब वो कंपनी का मेंबर भी है। तो पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एक ऐसा पर्सन जो कंपनी का शेयर होल्डर भी है और कंपनी का एम्प्लॉय भी है, इनको हम वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200 कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड इज दैट सर एक ऐसा पर्सन जो पहले कभी तो कंपनी का एम्प्लॉय था, ठीक है, और जब वो कंपनी का एम्प्लॉय था तब उसके पास कंपनी के शेयर्स भी थे, ठीक है, बट ही कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सर एक ऐसा पर्सन जो पहले कंपनी का एम्प्लॉय था, उसके पास कंपनी के शेयर्स भी थे, बट उसका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया, मतलब खत्म हो गया है, या फिर ही हैज बीन रिटायर्ड, बट इवन आफ्टर द रिटायरमेंट ही कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का एक्स एम्प्लॉय जिसके पास अभी भी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, हम ऐसे भी पर्सन को इंक्लूड नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200। And the third point is that it prohibits any invitation to the public to subscribe any securities of the company। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखा है प्रोविजन में। किसका? प्राइवेट कंपनी का। किसी प्राइवेट कंपनी में 3 चीजें होती हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर एंड प्रोहिबिट द कंपनी टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर सिक्योरिटी। बस सेकेंड वाले पॉइंट में ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं। While calculating the limit of 200, हम जॉइंट शेयर होल्डर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो करंट एम्प्लॉय है वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, एंड कंपनी का एक्स एम्प्लॉय हु कंटिन्यू टू होल्ड द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट बीइंग इंक्लूडेड while calculating the limit of 200। बस, ठीक है, मेरा प्रोविजन हो गया। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं फैक्ट्स लिखूंगा। अब फैक्ट्स कैसे लिखोगे आप? ठीक है, अब फैक्ट्स एंड कंक्लूजन दोनों साथ में। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन पूछी गई है, मुझे 2 कंक्लूजन बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट बनाए मैंने। ये मेरा सेकंड पैराग्राफ, ये मेरा थर्ड पैराग्राफ। ये वाले पैराग्राफ में मैं फर्स्ट सिचुएशन का फैक्ट एंड कंक्लूजन दोनों लिखूंगा साथ में, एंड थर्ड वाले पैराग्राफ में मैं सेकेंड सिचुएशन का फैक्ट एंड कंक्लूजन दोनों साथ में लिखूंगा। मैं बता रहा हूँ कि सर इन द गिवन केस 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट नॉट ड्यूरिंग द प्रेजेंट मेंबरशिप। पहले वाले सिचुएशन आप ध्यान दो, उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि सर वो जो 25 पर्सन थे ना, दे आर इन द एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 टू 28 जून 2006। 1 अप्रैल से लेकर के 28 जून तक, और उनको शेयर्स कब इशू हुआ?
1 जुलाई 2007 को, जो उन्होंने क्या किया था 1 अगस्त 2016 को बेच दिया। मतलब सर 1 अगस्त 2016 एक ऐसी डेट है, ना ही अब वो कंपनी के एम्प्लॉय, क्योंकि उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया 28 जून 2016 को, एंड उनकी शेयर होल्डिंग खत्म हो गई है 1 अगस्त 2016 को। मतलब आफ्टर 1 अगस्त 2016 नीदर दे आर द एम्प्लॉय नॉर दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो सर अब उसके बाद अगर उन लोग कोई फ्रेश शेयर्स परचेस करते हैं तो दे विल बी लाइक द अदर पर्संस नॉर्मल शेयर होल्डर्स, एंड दे विल बी गोइंग टू बी कैलकुलेटेड while calculating the limit of 200। अब तो मैं लिखते टाइम में लिखूंगा कि 25 मेंबर्स वर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट नॉट ड्यूरिंग द प्रेजेंट मेंबरशिप। मतलब 1 दिसंबर 2016 से क्या वो मेंबर है क्या? नहीं। आफ्टर द डेट ऑन विच दिस 25 मेंबर्स सीज टू बी एम्प्लॉय इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड, हेंस दे विल बी कंसिडर्ड एज मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट ऑफ 200। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द प्राइवेट कंपनी। तो जो मेरा पहला सिचुएशन था ना, मैंने उसका आंसर लिख दिया। पहला सिचुएशन क्या था? वेदर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर। तो मेरा फर्स्ट सिचुएशन का जो सबसे मेन लाइन है, उसको मेरा मेन कंक्लूजन है, उसको मुझे अंडरलाइन करना है। मैं क्या करूंगा? ठीक है, हेंस they will be considered as member for the purpose of limit of 200 and the company is required to reduce the number of member before converting into a private company। yes, समझ में आया गाइस? अब सेकंड वाली सिचुएशन में ट्विस्ट क्या दिया हुआ है? पहले सिचुएशन में बोला था कि भैया उन लोग है ना 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 28 जून 2016 को 28 जून 2016 तक वो एम्प्लॉय थे। मतलब 28 जून 2016 को उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, बरोबर। बट सेकेंड वाली सिचुएशन में बोल रहे हैं कि ऐसा मानो कि 1 अप्रैल 2016 से वो एम्प्लॉय थे, बट उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म कब हुआ है? 28 जून 2017 में। 28 जून 2017 में मतलब सर वो एम्प्लॉय कब तक है? 28 जून 2017 तक। तो इसका मतलब सर अगर बीच में उन लोग ने शेयर्स को परचेस किया या सेल किया या वापस से शेयर्स को परचेस किया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिकॉज दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है, उससे पहले उन्होंने 1 अगस्त 2016 को शेयर्स को सेल कर दिया। उसके बाद 1 दिसंबर 2016 को उन्होंने शेयर्स को वापस से परचेस किया। सर इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। क्यों? सेकेंड वाले सिचुएशन में फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सर सेकेंड वाले सिचुएशन में वो 28 जून 2016 को नहीं, 28 जून 2017 तक कंपनी के एम्प्लॉय है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर वो बीच में कंपनी के शेयर सेल कर रहे हैं और वापस से न्यू शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200। तो on the other hand, if those 25 members ceased to be employed on 28th June 2017, they were employees at the time of getting present membership। मतलब 1 दिसंबर 2016 को जब उन लोग शेयर वापस से परचेस कर रहे हैं, still they are the employee, ठीक है। हेंस दे विल नॉट बी काउंटेड एज अ मेंबर ऑफ द पर्पस ऑफ लिमिट ऑफ 200 एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन विल बी 195। आप ये नहीं लिखोगे ना फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन तो भी चलेगा, आप ऐसा लिख सकते हो। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स करेंटली इज 195। Therefore, Jagannath Oil Limited is not required to reduce the number of members before converting it into a private company। तो this will going to be your answer। अब इसमें मुझे अंडरलाइन क्या करना है? सेकेंड वाले सिचुएशन में मुझे अंडरलाइन क्या करना है कि भैया हेंस दे विल नॉट बी काउंटेड एज अ मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट ऑफ 200 एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, विल बी 195 एंड देयरफॉर जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर बिफोर कन्वर्टिंग इनटू प्राइवेट कंपनी। ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा? अंडरलाइन। ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा? अंडरलाइन। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो ना तो इट मींस यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। यू कैन इजीली क्रैक द पेपर ऑफ लॉ, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो। बट इसके लिए आपको रिविजन करते टाइम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वाह, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्या है? मिस्टर राम वॉज, अरे हाईलाइटर कहां से चालू हो जा रहा है,
Mr. Ram was engaged in the trading of handloom items with his wife. Okay. One of their friends suggested that they should form a private limited company. By corporatizing their business, they could gain better recognition and even explore the export opportunities. They established Messrs RM Private Limited with both as the sole members. मतलब उन्होंने एक private company बनाई. Okay. They got the orders on a job basis from a local artisans. ठीक है. Sold their products in the Indian market and exported them as well. ठीक है. द कंपनी ऑल्सो सिक्योर्ड द लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक अमाउंटिंग रुपीज 30 लाख. इसका मतलब उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है 30 लाख रुपीज का. ओके. ठीक है. ट्रेजिकली मिस्टर आर एम मेट विद एन एक्सीडेंट एंड पास्ड अवे. भाई हस्बैंड की डेथ हो रही है, वाइफ की नहीं हो रही. मतलब तुम समझ रहे हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है. बट फिलहाल हम सिर्फ कंपनीज के प्रोविजंस पे ध्यान देंगे. नाउ मिसेस आर एम was the only member in the private limited company. A family friend suggested including her brother as a member, but she declined. Instead, she decided to convert the private company into OPC. ओहो देख रहे हो, फेमिनिज्म ऑन टॉप. बोलती नहीं मैं किसी और पर्सन को एज अ प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते. बोलती मैं किसी और पर्सन को एज अ मेंबर नहीं कंसिडर करूंगी, मैं ओपीसी बनाऊंगी. यहाँ पर फेमिनिज्म ऑन टॉप चल रहा है. बट ठीक है, चलो टॉपिक से भटकते नहीं है. Private limited company into a OBC and nominate her brother Mr. AK, who is currently employed in London, UK. Okay. Examine with a reference to the Companies Act 2013 whether Mrs. RM's decision to convert the private limited company into OPC is legally valid. Okay. And when Mrs. RM's decision to nominate her brother Mr. AK as a nominee is not legally valid. It is for 7 marks. ये भी बहुत रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है. 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. अगेन मैं ना पहला एकदम मैं इसको भी चाहूँ ना तो आराम से प्रोविजन ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ. बट मेरा ऐसा मानना है ना कि मैं पहले पैराग्राफ में प्रोविजन लिखूंगा एंड फिर मेरे पास 2 सिचुएशन पूछा है ना तो मैं सीधा 2 सिचुएशन कोट करूंगा. मतलब है ना, सेकंड सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन उसके अंदर उसका फैक्ट एंड कंक्लूजन, सेकंड सिचुएशन उसका फैक्ट एंड कंक्लूजन, बात खत्म. ठीक है. अब तुम देख रहे हो यहां पर उन्होंने घुमाने के लिए कितना लंबा चौड़ा स्टोरी बनाया. एंड इन दी एंड दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन अबाउट ओपीसी. तो जब भी बच्चा आप लोग है ना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो ना तो एक बार आपने क्वेश्चन रीड किया ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, जब भी ऐसा बड़ा केस स्टडी पूछा जाता है ना तो जस्ट आईसीआई वांट्स कि आपका टाइम वेस्ट हो केस स्टडी पढ़ने में. एंड जब भी है ना ऐसा केस स्टडी लेंदी पूछी जाती है ना 10-15 लाइन की, तो बच्चे वहीं पर है ना टेंशन में आ जाते हैं. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा केस स्टडी है. ओपीसी के बेसिस पर पूछा गया है क्वेश्चन है. ठीक है, वो भी नॉमिनी वाले क्लॉज पर. ठीक है. 2 सिचुएशन है. पहला पूछा गया है क्या अपन प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, क्यों नहीं कर सकते हैं, सिंपली इजीली कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. इजीली आप प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी, ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी हमेशा कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो. सेकंड सिचुएशन इज दैट कि भैया क्या कब. अच्छा, क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो कितना मस्त पूछा है. व्हेन मिसेस आरएम डिसीजन टू नॉमिनेट हर ब्रदर मिस्टर एके एज अ नॉमिनी इज नॉट लीगली वैलिड. अब उन्होंने ये नहीं पूछा है कि मिस्टर एके को अपन नॉमिनी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि मिसेस आरएम का डिसीजन कब गलत होगा अगर वो अपनी वाइफ, एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस. ठीक है. अच्छा, अपन बात करते हैं कि सर ये सेकंड वाला जो सिचुएशन है उसका फ्रेमिंग देखो ना कितना जबरदस्त पूछा है. व्हेन मिसेस आरएम डिसीजन टू नॉमिनेट हर ब्रदर मिस्टर एके एज अ नॉमिनी इज नॉट लीगली वैलिड. इसका मतलब क्या होता है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई मिस्टर एके को अपन अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि भैया कब मिसेस आरएम का डिसीजन गलत होगा जब वो अपने ब्रदर को मिस्टर एके को एज अ नॉमिनी अपॉइंट करेंगे अंडर द ओपीसी. अब 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो है ना मेरे हिसाब से आपके है ना प्रोविजन के लिए ना आपको 1 से 2 मार्क्स मिलेगा. बाकी दोनों ही सिचुएशन के लिए आपको 2.5 से 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है. ठीक है. अब मुझे यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर 2 चीज पूछा गया है कि भैया ओपीसी को कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं. तो मेरे प्रोविजन में एक पहले वो चीज आनी चाहिए. सेकेंड चीज कि भैया मिसेस आरएम का डिसीजन कब गलत होगा. ठीक है. तो ये नॉमिनी क्लॉज के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे प्रोविजन में नॉमिनी क्लॉज, ओपीसी का जो नॉमिनी क्लॉज वाला पॉइंट है वो आना चाहिए. तो हम कैसा लिखेंगे सर, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू
है ना ओपीसी इफ इट मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि भैया एक प्राइवेट कंपनी को आप ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको है ना जो प्रोसीजर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बोला गया है अंडर द कंपनीज एक्ट वो फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द ओपीसी। ओके, सेकंड, an OPC can have only one member and the memorandum of OPC shall indicate the name of other person who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company। सर हमको पता है OPC is a type of company, there is only one person as a member, ना ही minimum ना ही maximum, only one person as a member, ठीक है। and OPC के memorandum of association में जो कंपनी का जो ओपीसी का जो मेंबर है मतलब जो सब्सक्राइबर है उसके अलावा और एक पर्सन का नाम होना चाहिए कि अगर कल को उस मेंबर की उस सब्सक्राइबर की डेथ हो जा रही है या वो परमानेंटली इनकेपेबल टू परफॉर्म हो जा रहा है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल टेक हिज प्लेस। मतलब वो बात कर रहा है नॉमिनी की कि नॉमिनी क्लॉज होना चाहिए, नॉमिनी का नाम लिखा हुआ रहना चाहिए कि भैया सब्सक्राइबर या जो मेंबर है उसकी डेथ होती है तो नॉमिनी विल टेक हिज प्लेस। ओके, ठीक है। बट सर एक है ना ओपीसी में, ठीक है, अच्छा, द मेंबर ऑफ द ओपीसी मेट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार। यस, अगर देखो जो पर्सन है ना जिस पर्सन को आप अपना नॉमिनी अपॉइंट करो उसको भी अपना पहले प्रायर रिटर्न कंसेंट देना पड़ता है, अगर वो चाहे तो अपना कंसेंट भी विड्रॉ कर सकता है। अब अगर आज सपोज मैंने अपनी सिस्टर को अपने ओपीसी में नॉमिनी बनाया हुआ है तो मुझे मेरी सिस्टर को सबसे पहले एक प्रायर रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। दैट कंसेंट फॉर्म आई हैव टू अटैच at the time of incorporation of my OPC to the while submitting that incorporation document to the registrar of company, ठीक है। अगर मेरी सिस्टर चाहे ना उसने जो अपना रिटर्न कंसेंट दिया है ना वो भी विड्रॉ कर सकती है। अगर मुझे चाहिए कि मैं अपनी सिस्टर का नाम हटा करके अपने ब्रदर का नाम एज अ नॉमिनी अपने ब्रदर को अपना नॉमिनी अपॉइंट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस एक नोटिस ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी, ठीक है, मुझे ना आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी बहन का नाम हटा दूंगा और उसके जगह पर अपने भाई का नाम ऐड करूंगा और मुझे मेरे भाई से वापस एक प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, लेना चाहिए क्या, लेना ही पड़ेगा, दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं मैं। द मेंबर ऑफ द ओपीसी मेट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब आपको पता है सर इन इंडिया एक पर्सन एक बार में सिर्फ एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है और किसी एक ही ओपीसी में एज अ नॉमिनी रह सकता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। फर्दर ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है क्योंकि देखो पहले ना 2022 के पहले जब कंपनीज का अमेंडमेंट आया हुआ था, अमेंडमेंट आने से पहले 2022 के अमेंडमेंट आने से पहले ऐसा था कि पर्सन नेचुरल होना चाहिए। अगर आपको ओपीसी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप नेचुरल पर्सन मतलब आप इंडिविजुअल रहने चाहिए। तो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट्स दे आर नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ओनली इंडिविजुअल कैन इनकॉर्पोरेट द ओपीसी और वो इंडिविजुअल भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड वो रेसिडेंट होना चाहिए। बट 2022 के अमेंडमेंट के बाद ये जो रिक्वायरमेंट है दैट हैज बीन मेड ऑप्शनल। अगर वो पर्सन नेचुरल पर्सन मतलब वो इंडिविजुअल क्या रहना चाहिए सर, वो इंडिविजुअल ना बस इंडिया का सिटीजन रहना चाहिए, ठीक है, भले वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं। और अदरवाइज ये वर्ड ऐड किया गया बच्चा, ठीक है, ठीक है, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, ओके, ठीक है, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी एंड शैल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। ओपीसी का मेंबर बनने के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है और ओपीसी में नॉमिनी अपॉइंट होने के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है कि आप इंडिया में आप है ना एक इंडिविजुअल पर्सन रहना चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए। अगर आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इट डज नॉट मेक एनी इफेक्ट, ठीक है। इस अमेंडमेंट के बाद ये चीज हो गया, जो एनआरआई होते थे वो पहले एनआरआई पीपल कैन नॉट इनकॉर्पोरेट द ओपीसी बिकॉज दे आर द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बट आफ्टर द अमेंडमेंट इन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आफ्टर द अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट 2022 में दिस रिक्वायरमेंट हैज बीन मेड ऑप्शनल। अब जिसकी वजह से ऐसा हो गया कि जो एनआरआई थे ना, ठीक है, एनआरआई के लिए भी डोर ओपन हो गए कि वो भी इंडिया में आकर के ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एनआरआई सिटीजन होते ही है इंडिया के, ठीक है, दे आर द नेचुरल पर्सन, ठीक है, बट वो पहले रेसिडेंट नहीं होते थे, अब वो रेसिडेंट वाली रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। सर रेसिडेंट इन इंडिया मींस मतलब क्या होता है, रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या है कि सर
अब अगर आप एलएलपी एक्ट में देखोगे ना तो वहां पर है ना एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर अभी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चालू है तो वेदर द पर्सन इज एलिजिबल और नॉट, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ता था 2025-26 में पर्सन 120 डेज मिनिमम 120 डेज इंडिया में रहा है कि नहीं रहा है। बट नाउ दिस रिक्वायरमेंट हैज बीन मेड ऑप्शनल, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रोविजन ऑफ लॉ। अब दो सिचुएशन थे, ठीक है। पहला सिचुएशन, इन द गिवन केस मिसेस आर एम डिसीजन टू कन्वर्ट अ कंपनी इनटू ओपीसी इज लीगली वैलिड, और मैं इसको अंडरलाइन भी करूंगा और ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड सिचुएशन के लिए, नॉमिनेटिंग मिस्टर ए के मे नॉट बी वैलिड इफ ही डज नॉट मीट द citizenship requirement. In that case Mrs. RM must nominate another Indian citizen. अब अगर आप ICI का गाइडलाइन आंसर देखते हो ना तो उसमें लिखा है नॉमिनेटिंग मिस्टर ए के मे नॉट बी वैलिड, इट डज नॉट मीट द रेसिडेंट रिक्वायरमेंट, ऐसा लिखा हुआ है। बट वो आंसर गलत है, बाद में कोरिएंडम वगैरह शायद से इशू हुआ था, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बट है ना, क्योंकि सर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है चाहे आउटसाइड इंडिया है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो पर्सन बस इंडिविजुअल होना चाहिए और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो रेसिडेंट है या नहीं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सर कब मिसेस आरएम का डिसीजन गलत होगा अगर वो अपने भाई को अपनी ओपीसी में नॉमिनी अपॉइंट करेंगी? तब जब उसका भाई इंडिया का सिटीजन नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ के कहीं पर भी पता नहीं चलता कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, बस इतना बोला है कि इज एम्प्लॉयड इन यूके, इज एम्प्लॉयड इन यूके। अब उससे वो यूके का सिटीजन हो जाता है क्या? नहीं। अब उसकी वजह से वो इंडिया का सिटीजन नहीं है क्या? ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम है ना क्या हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि भाई अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो मिसेस आरएम उसको है ना अपना नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकती, तो उस मिसेस आरएम को कहीं किसी और पर्सन को अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी और नॉट। तो आपको बस स्मॉल कंपनी का प्रोविजन याद रहना चाहिए, वो प्रोविजन आप इस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल करो, अप्लाई करो एंड आपका कंक्लूजन आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ एंड द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़, ठीक है, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। आउट ऑफ दिस 60,000 इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ओहो, अब यहां पर स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड द टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। अगर आप May 26 वाले बच्चे लोग को देखते हो ना तो उनका 4 and 40 करोड़ था, बट आई थिंक दिसंबर में ही नया अमेंडमेंट आ गया था, दिसंबर 2025 में, जनवरी नहीं दिसंबर 2025 में, यस दिसंबर 2025 में अमेंडमेंट आया हुआ था जिसके अंदर बोला गया था कि भैया स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हैज बीन चेंज्ड, नाउ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड द टर्नओवर नॉट मोर देन 100 करोड़ एंड सितंबर 26 एंड May 26 के लिए ये नई वाली लिमिट ही एप्लीकेबल है। तो अब अपने को बताना है कि ये पर्टिकुलर कंपनी स्मॉल कंपनी है कि नहीं। अब एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ठीक है चलो प्राइवेट कंपनी है, पेड अप शेयर का अच्छा टर्नओवर इसका 10 करोड़ है मतलब 100 करोड़ या उससे कम है, यस। पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है मतलब 10 करोड़ एंड उससे कम है। आपका पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट है कि भैया वो 1 करोड़ और लेस होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। मोर देन आ गया है यहाँ पर, उल्टा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। एंड टर्नओवर जो है आपका जो टर्नओवर है वो लेस देन और इक्वल टू 100 करोड़ होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो टर्नओवर 10 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़, दोनों ही बराबर है। बट इसके 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से 60,000 इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय यूवी इंफ्राटेक, मतलब यूवी इंफ्राटेक इसकी होल्डिंग कंपनी है एंड एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स ए सब्सिडरी कंपनी। एंड हम लोग ने पढ़ा है कि सर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बोलता है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड द टर्नओवर एज पर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, है ना, कितना होना चाहिए एज पर द स्टेटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना होना चाहिए 100 करोड़ और उससे कम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ने लिखा हुआ है कि सर टर्नओवर किससे कम होना चाहिए 100 करोड़ और उससे लेस होना चाहिए, मतलब द टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़, ओके।
and it should be less than or equal to, and the above provision will not be applicable. ठीक है कि सर इसके कुछ एक्सेप्शन है कि भले आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, विद इन द लिमिट आ रही है, बट अगर वो होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी या वो सेक्शन 8 कंपनी है या फिर इट इज अ कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी इवन दो इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज, इवन दो इट्स टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, बट सर ये तो एक जन की सब्सिडरी है, किसकी, यूवी इंफ्राटेक की, तो एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड विल नॉट बी काउंटेड एज अ स्मॉल कंपनी। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 कंपनीज एक्ट, अ स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। बट आज के हिसाब से लिमिट क्या हो गया, अब ये लिमिट चेंज हो गई है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, अ स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। अभी करंट लिमिट ये है। ठीक है, एंड द टर्नओवर, ठीक है, एंड द टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग रुपीज 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़। However, this provision does not apply to a holding company, a subsidiary company, a company registered under section 8 or a company or body corporate governed by any special act। तो मैंने पहले पैराग्राफ में सिर्फ प्रोविजन लिखा है और उसके बाद दो सिचुएशन पूछा है, तो दो और पैराग्राफ जिसमें उसके फैक्ट एंड कंक्लूजन दोनों साथ में लिखती हैं। तो अभी भी मैं 3 पैराग्राफ में ही आंसर लिख रहा हूँ। सेकेंड, in the given case, STS Private Limited cannot be considered a small company, although its paid up share capital and the turnover are within the limit prescribed under Section 285 of the Companies Act 2013. It is a subsidiary company of UV Infratech. Since it is a subsidiary company, since the subsidiary company is specifically excluded from the definition of a small company, STS Private Limited is not a small company. तो मुझे मेन जो मेरा कंक्लूजन, सिंस मुझे मेरा कंक्लूजन अंडरलाइन करना, तो मैं क्या करूंगा, it is a subsidiary company of UV Infratech. Since subsidiary companies are specifically excluded from the definition of a small company, STS Private Limited is not a small company. ये जो highlighted part है ना बच्चा, आपको सिर्फ उसको क्या करना है, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन करने से फायदा क्या होता है पता है, अगर आपने हर एक आंसर में अंडरलाइन किया है ना, तो इनिशियली जो एग्जामिनर है ना वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन वगैरह, बट है ना थोड़े 2 से 3 आंसर चेक करना है, उसको पता है कि भाई आपने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया है, आपके आंसर का कंटेंट अच्छा है, उसका क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, ठीक है, और आपने अंडरलाइन किया, आगे है ना जैसे चौथे, पांचवें, छठवें क्वेश्चन जितने भी आगे सब्सिक्वेंटली वो जितने आंसर चेक करेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ना आपके कंक्लूजन का मेन अंडरलाइन पड़ेगा, पूरा कंक्लूजन फैक्ट ऑफ द केस तो वो रीड भी नहीं करेगा, वो सिर्फ मे बी शायद थोड़ा बहुत प्रोविजन रीड करेगा, बट वो कंक्लूजन देखेगा करेक्ट है, वो सीधा मार्क्स दे करके आगे बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, और वो भी वो कंक्लूजन में ना सिर्फ आपके अंडरलाइन पार्ट को ही पढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपने कोई सिली मिस्टेक्स वगैरह की है ना, वो इजीली अवॉइड हो जाएगी। समझ में आया? तो इसके लिए अंडरलाइनिंग जरूरी है, बट अंडरलाइन आप सिर्फ वही पार्ट को किया करो ना बच्चा जो है ना आपके कंक्लूजन का मेन क्रक्स है, बस। ठीक है, सेकंड वाली सिचुएशन क्या थी कि भैया ZX लिमिटेड हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 3 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 35 करोड़। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ना, पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, टर्नओवर कितना है 35 करोड़। सर वो दोनों ही तो लिमिट के अंदर है ना, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। अरे बट तुम यहाँ पर लिमिट देखते रह जाओगे और वो नाम में खेल के चले जाएंगे, ZX लिमिटेड है, इट इज अ पब्लिक कंपनी, एंड सबसे पहला लाइन बोलता है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, और ये पब्लिक कंपनी है, इवन दो उसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर विद इन द लिमिट होगा, बट स्टिल इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ स्मॉल कंपनी। In the given case, ZX Limited cannot be considered a small company because Section 2 subsection 85 applies only to the company other than public company. इसका मतलब होता है सर स्मॉल कंपनी एक टाइप की प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर विद इन द लिमिट्स आता है। ठीक है, तो सर हो गया, फिर से ग्लिच आ गया है, 1 मिनट गाइस, आ गया वापस से। मुझे लगता है मेरे भी घर में भूत का साया है, अपने आप ग्लिच आते रहता है। अगेन, do not waste the time. Question number 7. The paid up equity share capital of ACD Limited is 80 crores and the preference share capital of 20 crores. B Limited holds equity shares in ACD Limited worth of rupees 15 crore and the preference shares worth of rupees 10 crores. Can B Limited considered as an associate company? ओहो सर, ये associate company के ऊपर से क्वेश्चन पूछा है। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में आता है। एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ सब्सिडरी कंपनी बट इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस
control of at least 20% or more total voting power or business decision under agreement. अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब मैं ये प्रोविजन अप्लाई करता हूँ, देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्रोविजन लिख रहे हो ना बच्चा, ठीक है, आप है ना जब भी याद कर रहे हो प्रोविजन रीड कर रहे हो ना, तो ये चीज ध्यान रखो कि मैं ना जितना हो सके ना, मैं ना बुक में जैसा दिया गया है एज इट इज याद रखने की कोशिश करूँ, सो दैट फिर जब आप लिखोगे ना तो वर्ड टू वर्ड तो कोई भी नहीं लिखने वाला है, ठीक है। वहां पर आप जब थोड़े बहुत ओन वर्ड्स ऑटोमेटिकली यूज होंगे, बट आपका आंसर बहुत अच्छा आंसर होगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट का आंसर, और वहीं पर आपको ना अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब प्रोविजन आएगा, सिंपल सी चीज है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया एकदम, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया एकदम सिंपल सा। अब मेरे को पता है बहुत बार ऐसा होगा ना कि सर बहुत सारे क्वेश्चन है, अब मैं प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन ऐसा नहीं यूज कर सकता फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या होता है, तो आप क्या करने का, देखो एक पैराग्राफ में कभी आंसर नहीं लिखना है, सबसे बैड वे ऑफ गिविंग द आंसर, सबसे बैड वे ऑफ गिविंग द आंसर। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रोविजन फैक्ट एंड कंक्लूजन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करो। बट अभी समझो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सर इसमें क्या प्रोविजन फैक्ट एंड कंक्लूजन ऐसा 3 3 पैराग्राफ बनाओ, इतना सारा लिखो, मेरा टाइम भी बहुत कम है। तो जब आपको लगता है ना भाई टाइम कम है या 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो आप आंसर को ना सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला वाला पैराग्राफ प्रोविजन होगा एंड सेकेंड वाला पैराग्राफ आपका फैक्ट एंड कंक्लूजन होगा, जिसमें आप फैक्ट से शुरू करोगे और कंक्लूजन पे एंड करोगे। जैसे यहाँ पर an associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence. And sorry, it includes a joint venture company. फिर significant influence means control of at least 20% of total voting power or control or participation in a business decision under agreement. In the given case, the paid up share capital of ACD Limited is 80 crores. हम सर पेड अप शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को हम हमेशा एक्सक्लूड ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ना कभी वोटिंग राइट नहीं होता। अगर क्वेश्चन में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि उनके पास वोटिंग राइट्स है, तो आप है ना अपना आंसर वो जो 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, वो कैलकुलेट करते टाइम, मतलब टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 20% कैलकुलेट करते टाइम फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द कंपनी इज एन एसोसिएट कंपनी और नॉट ऑफ अदर, तब आप है ना प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको नोट लिखना पड़ेगा अज्यूमिंग दैट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इज हैविंग वोटिंग राइट्स। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, तो आप उसको इग्नोर करो, उसी वे में इग्नोर करो जैसे आपकी क्रश, आपकी एक्स, आपकी नेक्स्ट आपको इग्नोर करती, सेम उसी तरीके से इग्नोर करो, सीधा घोस्ट ही करो। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है तो आपको इंक्लूड ही नहीं करना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अरे सर क्रश और एक्स दोनों का नाम साथ में ले लिया, ऐसा डिप्रेशन विप्रेशन में मत जाओ, ठीक है, वहीं पर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मुझे पता है बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहेगा आपके, खड़ा हूं आज भी वहीं, चलो टाइम पास हो जाएगा। मैं भी डिप्रेशन, जहां पर तुम हो ना डिप्रेशन में, उसके थोड़ा नीचे आओगे ना तो मैं मिलूंगा तुमको। आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे थोड़ा जोक हो जा रहा है नहीं? कैसा होता है ना, देर आर 1000 ways टू रूइन योर लाइफ बट यू डिसाइडेड टू डू CA, क्या कर सकते हैं? आ जाओ। मेरा ना आदत ही नहीं जा रहा है ये सब का। इन द गिवन केस द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ACD लिमिटेड इज 80 crores एंड द B लिमिटेड होल्ड्स इक्विटी शेयर वर्थ ऑफ रुपीज 15 crore, दैट इज विच इज लेस देन 20%। अब 80 करोड़ का मैं 20% निकालूंगा तो इट विल बी 16 करोड़। तो एसोसिएट कंपनी बनने के लिए यू मस्ट हैव 16 करोड़। इनके पास कितना है? 15 करोड़, 15 करोड़ है of the total voting power. Therefore, the AC Limited cannot be considered as an associate company of B Limited under Section 2, Subsection 6 of Companies Act. बस अब इसमें मेन पॉइंट क्या है मेरा, जिसको मुझे अंडरलाइन करना है? मैं क्या अंडरलाइन करूंगा यहाँ पर, ठीक है, बोलूंगा therefore the AC Limited cannot be considered as an associate company of B Limited. This is my main point of my answer because it is having less than 20% of total voting power. So which is less than 20% of total voting power, therefore ACD Limited cannot be considered as an associate company under Section 2, Subsection 6 of Companies Act 2013. ठीक है, 1 मिनट, बैटरी इज रनिंग लो, 1 मिनट। तो हाँ, चार्जिंग हो रहा है पीसीआर, ठीक है। तो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
XYZ is a company incorporated under Companies Act 2013. ठीक है. The paid up share capital of the company is held by others as on 31st March 2024. ठीक है. अब किसने किसने होल्ड करके रखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% होल्ड करके रखा हुआ है सर जी. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसने 8% इंक्लूड, अच्छा 8% इन्वेस्ट करके रखा है. गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10%, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10%, एबीसी लिमिटेड विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी 15%. As per the above shareholding state, whether XYZ Limited can be called as a government company under the provision of Companies Act 2013. ये भी PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. ठीक है. ओके. ठीक है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन पढ़ करके मुझे समझ में आ गया सर ये गवर्नमेंट मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी वाले टॉपिक से पूछा गया है और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर का क्वेश्चन है. ठीक है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर का क्वेश्चन पूछा गया है. ओके. तो सर गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी, ठीक है, इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट or by state government or by partly by the central government and partly by one or more state government. सर मुझे अगर पता करना ना कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं तो 2 तरीके हैं. पहली चीज, उसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कितने से कम नहीं होना चाहिए? मिनिमम 51% चाहिए, मिनिमम 51%. मैंने लिख दिया है वो प्रोविजन, बरोबर. ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा जैसे शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब अगर आपको सेक्शन याद है तो आप कोट करो, सेक्शन नहीं याद है तो मत कोट करो. समझ में? आप सेक्शन लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं, नहीं लिखने से कम मार्क्स मिलेगा नहीं, बट गलत सेक्शन कोट करेगा तो मार्क्स पूरा कट जाएगा. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि भैया अगर आपको सेक्शन याद है तो ही लिखो. अब बिजनेस लॉ में 7 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर के इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तेल गोली मारो, हटाओ. ठीक है, हो गया तेल लगाने. बाकी के 6 चैप्टर्स सर बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, हर एक का सेक्शन याद रखना मतलब इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर अस एंड इट्स नॉट इवन कंपलसरी. बट मैं ना हमेशा आपको बोलता हूँ कि बच्चा आप कंपनीज एक्ट 2013 का है ना, बस ये एक चैप्टर है जिसके आप सेक्शन याद करो. मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन सेक्शंस है इसमें, वो भी स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर है, तो वो आप एकदम अच्छे से याद कर लो. द बेस्ट वे टू रिमेंबर सेक्शन इज दैट आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर या कार्ड पेपर ले लो, सेक्शंस कोट करो. ठीक है, सेक्शंस लिखो, उसके आगे लिखो जैसा गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऐसा लिख करके उसको दरवाजे के पीछे अपने बेडरूम में किसी वॉल वगैरह पे चिपका दो. घर में जितने बार आओगे और जितने बार बाहर जाओगे, आने और जाने का, बस 5 मिनट रीड करने का. सुबह से लेकर रात तक में आप 3-4 बार रीड करोगे उसको, बस 5-5 मिनट के लिए. 8 से 10 दिन में सारे सेक्शन एकदम रट्टा याद हो जाएंगे. ठीक है, चलो बैक टू द कॉन्सेप्ट कि सर गवर्नमेंट कंपनी, आप गवर्नमेंट कंपनी 2 तरीके से बनते हो. देखो, या तो सेंट्रल स्टेट या फिर सेंट्रल अलोंग विद द स्टेट. आपकी कंपनी में नॉट लेस देन 51% का शेयर होल्डिंग करनी चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट. मिनिमम शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए? 51% का. अगर उसके अलावा आपको कोई शेयर होल्डिंग कंसीडर नहीं करना, क्योंकि सर जो डेफिनेशन है ना उसमें बोला है means a company in which not less than 51% paid up share capital is held by या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट. मतलब सर कोई दूसरी गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग वगैरह कंसीडर करना है क्या? नहीं, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है. उन्होंने बोला भाई डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का. समझ में आया? तो वो जो शेयर होल्डिंग है ना, जैसा भी अपना क्वेश्चन है, इसमें मुझे ना गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है. इसके लिए गवर्नमेंट डेफिनेशन में क्या बोला गया? जो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है ना, सिर्फ हम वही इंक्लूड करेंगे. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ये वाला शेयर होल्डिंग हम कंसीडर करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का करेंगे. सर LIC एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या ABC लिमिटेड इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी. अरे डेफिनेशन में लिखा है क्या? नहीं ना. डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग. मतलब फॉर कैलकुलेटिंग 51% ना, आपको शेयर होल्डिंग किसका कंसीडर करने का है? सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का. बरोबर. दिस इज द फर्स्ट वे थ्रू विच यू बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी. सेकेंड वे इज दैट कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है और आप उसकी क्या हो? सब्सिडरी. आप उसकी क्या हो? सब्सिडरी. सर आप सब्सिडरी कब बनोगे? जब वो गवर्नमेंट कंपनी आपकी कंपनी में मोर देन 51% होल्ड करेगी. कितना? मोर देन 50% होल्ड करेगी. ठीक है, मोर देन 50% होल्ड करेगी. अब देखो यहां पर ABC लिमिटेड विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ABC लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, बट वो XYZ में सिर्फ 15% होल्ड कर रही है. अगर वो 15% होल्ड कर रही है तो क्या उसकी वजह से
ये जो XYZ लिमिटेड उसकी सब्सिडरी बनेगी क्या? नहीं बनेगी, तो बात ही खत्म हो जाती है। और इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग तो हमको इनके लिए नहीं है, हमको शेयर होल्डिंग सिर्फ किसकी कंसीडर करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट वाली, बस फॉर कैलकुलेटिंग 51%। तो पहला क्राइटेरिया है कि भैया सेंट्रल स्टेट का मिला करके या इंडिविजुअली कितना होल्डिंग होना चाहिए? मिनिमम 51%। सेकेंड वे इज दैट कि यू मस्ट बी द सब्सिडरी ऑफ अ ऑलरेडी अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, यहां पर दोनों में से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी प्रोविजन में हमने ये भी लिखा, इट ऑल्सो इंक्लूड अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी हो। बट सर इन द गिवन केस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 20%, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु होल्ड्स 10% एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होल्ड 10%। ठीक है, thus the total shareholding of the central along with the state is 40%. The shareholding of the LIC 8% and the ABC Limited 15% amounting to 23% cannot be considered for determining the prescribed limit of 51% shareholding. क्योंकि सर डेफिनेशन में स्पेसिफिकली दिया ना कि भैया 51% शेयर होल्डिंग के लिए हमको किसका? सेंट्रल एंड स्टेट का ही कंसिडर करना। क्यों? गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स वाई। तो अब मैंने प्रोविजन लिख दिया, फैक्ट लिख दिया, कंक्लूजन क्या लिखूंगा? आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। अब यहां पर ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो आपको रट्टा याद हो गया रहेगा अभी तक, बट सर हम कंक्लूजन फ्रेम कैसे करते हैं? सर बहुत ईजी है, अगर आपने प्रोविजन अच्छे से लिख दिया है, सबसे पहला स्टेप होता है प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस तो सब सही सही लिखते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने बताया उसका, इन द गिवन केस, इन द सर्कमस्टेंसेस, इन द गिवन सिचुएशन, इन द इंस्टेंट केस, ऐसा ही शुरू करना है। कंक्लूजन के टाइम पे भी ओपनिंग स्टेटमेंट तो याद है, आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, या फिर इट इज एविडेंट दैट, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट के बाद क्या? दैट के बाद आपको सीधा आपका है ना जो ओपिनियन आता है ना वो डालने का है। प्रोविजन को फैक्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपका ओपिनियन क्या फ्रेम हो रहा है कि सर XYZ लिमिटेड डज नॉट क्वालिफाई एज अ गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज हियर द शेयर होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट central government along with the state government is just only 40%, which is less than 51%. Thus, it is not a government company. बात खत्म। तो सर मैं वही लिख रहा हूं जो मैंने बोला है, XYZ Limited does not qualify as a government company. ठीक है, since the combined shareholding of central and state government is only 40%, which is less than the required कितना है? 51%। तो कंक्लूजन फ्रेम करना इज ऑल्सो नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी फ्रेमिंग, आपके आंसर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाएगी। दिस इज द पॉइंट। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 1.25 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेशन है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब अगर आप देखोगे कंपनी एक्ट से आपके 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपका 80% टॉपिक कवर हो जा रहा है, ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अपने 15 से 20 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कर लिया है सिर्फ कंपनीज एक्ट से, तो भाई आपको केस स्टडी लिखना आ जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर लिखना आ जाएगा। ठीक है, चलो। XYZ Limited was incorporated to hold a patent for a new product. The company is expecting to start its commercial production within the next 2 years. In the meantime, for timely installation, the company has placed the purchase order for plant and machinery with a down payment of 1 crore. Referring to the provision of Companies Act, examine whether the company can go for acquiring the status of dormant company. भाई ऐसा परोसा है तुमको, परोसा है, सामने से बोल दिया डॉर्मेंट कंपनी के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी 3 मार्क्स से। ठीक है, बट है ना इसमें ट्विस्ट भी है एक जबरदस्त सा। अगर आपको है ना डॉर्मेंट कंपनी का प्रोविजन याद है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ठीक है, where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or an intellectual property and has no significant accounting transaction, such company or inactive company may make an application to the registrar in a prescribed manner for obtaining a status of dormant company. This is the particular definition. बरोबर। अब हमको पता है कि सर डॉर्मेंट कंपनी, सर डॉर्मेंट करके कोई कंपनी होती ही नहीं है, डॉर्मेंट इज अ स्टेटस। ठीक है, डॉर्मेंट क्या होता है? एक स्टेटस होता है। जैसे अगर आपने कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी असेट या फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब सर वो कंपनी का एक्चुअल वर्किंग कब चालू होगा? 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो हमने आज क्यों इनकॉर्पोरेट की? सर कोई IPR होल्ड करने के लिए, कोई असेट होल्ड करने के लिए, कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आज मैंने बिडिंग करके रखी है, मैंने गवर्नमेंट का है ना, मेरे को टेंडर में अप्लाई करने का था, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आई एम अ स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, बट वो प्रोजेक्ट चालू होने वाला 3 साल के बाद, बट मुझे प्रोजेक्ट में आज अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, उसका टेंडर आज निकल रहा है, तो मैंने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट करके टेंडर के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। समझ में आया? तो इफ यू आर अ कंपनी विच इज incorporated which is formed and registered under this act for holding any future project or any asset or any IPR, ठीक है, जिसका वर्किंग वो एक्टिव नहीं है, जिसका है ना कोई फंक्शनिंग अभी नहीं है, वो 2-3 साल के बाद फंक्शनिंग होने वाली है, तो सर आज से इनकॉर्पोरेट कर दूंगा तो बहुत सारे कंप्लायंसेस मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। साल भर में 4 बोर्ड मीटिंग रखो, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा प्रिपेयर करो, मिनट्स प्रिपेयर करो, फिर उसको आरओसी के पास सबमिट करो, एक एनुअल जनरल मीटिंग, फिर अगर ईजीएम वगैरह तो नीडेड रहा तो ठीक है, वैसे तो वर्किंग नहीं है तो ईजीएम का नीड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, फलाना ढिमकाना, ऐसा बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो इन कंप्लायंसेस से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप है ना आरओसी को है ना एक एप्लीकेशन करो फॉर ऑब्टेनिंग अ डोरमेंट स्टेटस। अगर आपकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस वगैरह नहीं है, इफ यू आर अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट और एनी एसेट और एनी आईपीआर एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ऐसी कंपनी, सच कंपनी या तो फिर कोई इनएक्टिव कंपनी होगी, मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग अ स्टेटस ऑफ डोरमेंट एंड द आरओसी इज सेटिस्फाइड। सर नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एक ऐसे ट्रांजेक्शन होता है ना जिससे पता चलता है आपकी कंपनी एक्टिव है। जैसे अगर समझो मैं रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं, ठीक है, लेबर्स एंड एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज वगैरह पे कर रहा हूं, वर्क इन प्रोग्रेस होकर गुड्स फिनिश फॉर्म में हो रहे तो मैं उसको कैश में क्रेडिट पर सेल कर रहा हूं, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मैं फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरीज वगैरह परचेस कर रहा हूं, इससे पता चलता है भाई साहब मेरी कंपनी इज एक्टिव कंपनी। समझ में आ रहा है? मेरी फंक्शनिंग है और मैं बस कंप्लायंसेस ना करना पड़े इसके लिए मैं आई एम ऑब्टेनिंग अ डोरमेंट स्टेटस। तो चलेगा क्या? नहीं, आरओसी बोलती है फिर आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग अ डोरमेंट स्टेटस। आप कंप्लायंसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। समझ में आया? बट जेन्युइनली इफ यू आर एन कंपनी विच इज नॉट एक्चुअली फंक्शनिंग, अगर आपके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है, देन इन दैट केस ना यू कैन अप्लाई फॉर अ डोरमेंट स्टेटस। या तो फिर आप ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसके कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं है, यू आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड फॉर होल्डिंग एनी आईपीआर असेट और फ्यूचर प्रोजेक्ट, या फिर आप इनएक्टिव कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको डोरमेंट स्टेटस मिलता है। तो इन द गिवन केस XYZ लिमिटेड हैज मेड अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बाय पेइंग अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 करोड़ फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब तुम प्लांट एंड मशीनरी परचेस करो एक साइड और यहाँ पर बोल रहे हो कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कैसे पता चलेगा कोई ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं? अगर आपने है ना डोरमेंट कंपनी का प्रोविजन अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि उन्होंने ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है वो नहीं बताया, बट कौन कौन से ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे 4 पॉइंट बताए। वो 4 अगर ट्रांजैक्शन है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, उसको छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। जैसे इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फीस टू द रजिस्ट्रार, है ना, जैसे आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फीस वगैरह पे करते हो, तो सर वो फीस पे करो, उससे थोड़ी ना पता चलता है मेरी कंपनी एक्टिव है कि इनएक्टिव है, बरोबर। इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ एनी फीस या अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर दिस एक्ट, कि जैसे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7% चाहिए होता है और एवरी पर्सन एटलीस्ट सब्सक्राइब 1 शेयर, तो उनको एक शेयर तो अलॉट करने पड़ेंगे। इफ देयर इज एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो क्या इससे पता चलेगा कंपनी एक्टिव है कि इनएक्टिव है? नहीं, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, बरोबर। इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, अगर आप है ना एक पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप आपने कोई एम्प्लॉय या वर्कर वगैरह रखा हुआ है जस्ट फॉर मेंटेनिंग द ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड अपना ऑफिस प्रीमाइसेस मेंटेन करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो? नहीं सर, नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो देर आर 4 ट्रांजेक्शन, अदर देन दिस 4 ट्रांजेक्शन ऑल ट्रांजेक्शन आर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो सर ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो चारों में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन में कंसीडर नहीं होता है, मतलब कंपनी हैज डन द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए मेरा कंक्लूजन क्या बनेगा? आफ्टर अप्लाइंग द अबव प्रोविजन टू द फैक्ट ऑफ द केस, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट XYZ Limited does not satisfy the condition prescribed under the section 455 of Companies Act, ठीक है, for obtaining the status of dormant company as it has made the significant accounting transaction, therefore XYZ Limited cannot acquire the status of dormant। मेरा मेन लाइन कौन सा है? लास्ट वाला। मैं इसको क्या कर दूंगा अंडरलाइन, ठीक है, और एक ये XYZ Limited does not satisfy the condition prescribed under the section 455 of Companies Act 2013, ये लाइन मेरी हो जाएगी अंडरलाइन। दैट वाज माय मेन क्रक्स ऑफ माय आंसर। ठीक है, चलो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन चुका है, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके आगे नहीं करेंगे। ओके
चलो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करें ना हम लोग। ओके, जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर्स। अगेन ना बहुत वाव क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन अगर पहली बार में पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि आपको आंसर कैसा लिखना है, तो इट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू कैन इजीली क्रैक सीए फाउंडेशन इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। बिजनेस लॉ, हाँ, अकाउंट मैथ्स का तुम देखो, तुम्हारा TTMM, तुम्हारा, मैं मेरा। Justice Private Limited has 9 directors on its board of directors. अब the company's article of association currently state that the quorum मतलब होता है minimum number of persons required to hold a valid meeting. ठीक है, quorum का मतलब quorum for board meeting shall be held, हाँ, state that the quorum for a board meeting shall be held 1/3 of the total strength or 2 directors, whichever is higher. Okay, the company now intends to amend this article to specify the quorum for board meeting shall be 1/3 of the total strength of 4 directors, whichever is higher. Advise the company on its procedure for including the entrenchment provision in its article in accordance with the provision of Companies Act 2013. Would your advice differ if the company were a public company? जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। अब एक्चुअली बच्चे ऐसा क्वेश्चन देख करके ना, पहली तो कोरम तो फाउंडेशन के बच्चे को पता ही नहीं रहेगा, उनके लिए अब्बा डब्बा चब्बा ऐसा वाला सीन है। तो ना आपकी लीगल वोकैबुलरी सुधारनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप ऐसे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो सो दैट तुमको पता चलेगा कि कभी कभी ना ऐसा अचानक भयानक कोई नया वर्ड्स भी आ जाते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो, अब नॉर्मली क्या होता है ना, जब कंपनी के जो डायरेक्टिंग एंड माइंडिंग विल होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो जो भी डिसीजन मेकिंग पावर इनिशियली होती है कि भैया कंपनी को कहीं इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, कंपनी को न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए, हमको अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए डिफरेंट स्टेट या सिटी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, ये सब डिसीजन सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अब सपोज अगर समझो कंपनी में, सपोज अगर आप ऐसा मानो कि कंपनी में 6 डायरेक्टर है, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो सर 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से सिर्फ एक ही डायरेक्टर आया हुआ मीटिंग में, तो मीटिंग ही नहीं है वो। सर 6 डायरेक्टर में से सर 4 डायरेक्टर आए हुए हैं, 2 डायरेक्टर नहीं आया हुआ है, या 3 डायरेक्टर आए हैं या 3 डायरेक्टर नहीं आए हुए हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिया हुआ डिसीजन वैलिड होगा कि नहीं होगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वैलिड है कि नहीं? तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बोलता है, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ ना कोई प्रोविजन, तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है ना, वो उसका 1/3 निकालो और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, इट विल बी द कोरम। जैसे अगर समझो मेरी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेरी कंपनी में 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। और कंपनी एक्ट के हिसाब से 2, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या है? 5 है, 5 है। तो मेरी कंपनी में मिनिमम, मेरी कंपनी का जो भी है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, अगर मिनिमम 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है ना वैलिड नहीं होगी, क्योंकि कोरम इज नॉट प्रेजेंट। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट और होल्ड अ वैलिड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। समझ में आया? अब ऐसे अगर समझो मेरी कंपनी में 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो 6 का 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 2, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो 2 ही होता है, विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो चाहिए, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रोविजन है जो हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट अगर आप चाहो ना, आप अपने कोरम को है ना क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको चाहिए कि सिर्फ कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर के है ना कंपनी का कोई भी डिसीजन ना ले। तो अगर आपके कंपनीज एक्ट, अगर आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, 1 मिनट, ओके, अगर आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल एज इट इज। बट अगर आप चाहो ना, आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग का जो कोरम है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इट मींस यू आर एडिंग सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ठीक है। तो क्या आप ऐड कर सकते हो? यस। तो यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया व्हाट इज द प्रोसीजर, एक्चुअली दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग दिस एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन द आर्टिकल। और अगर आपकी कंपनी अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो क्या एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करने का जो प्रोसीजर होगा क्या वो डिफरेंट हो जाएगा?
तो आंसर इज वेरी यस, क्योंकि सर पहली बात तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या होता है सर? एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू सेफगार्ड समथिंग। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट और टू सेफगार्ड, ठीक है। अब इन लोग बोलते हैं पहले है ना ये ऐसा कुछ फिनोमिना ही नहीं था, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो इंडिया में तो कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ तभी आया ये, ठीक है। अब क्या होता है पता है क्या? अब अगर आपके कंपनी में, अगर आपको चाहिए आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपको चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स है, बट आपको चाहिए कि कुछ आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 5 या क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 6 एंड क्लॉज नंबर 7, आपको चाहिए कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मेरे कंपनी के लिए, और ये है ना ये ऐसे ये बोल रहा है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और कोई भी पर्सन, आज मैं कंपनी में हूं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एमडी वगैरह, चेयरमैन एंड एमडी वगैरह, या कल को मेरी जगह पे कोई और रहेगा, बट कोई भी पर्सन है ना इजीली इस प्रोविजंस को, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इस पर्टिकुलर प्रोविजंस या इन पर्टिकुलर क्लॉजेस को इजीली चेंज ना करे। इसके लिए ना फॉर स्ट्रेंथनिंग दिस प्रोविजन, ठीक है, टू ग्रांटिंग सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड, यू इंसर्ट एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन दिस क्लॉजेस सो दैट इट कैन नॉट बी इजिली ऑल्टर्ड। अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के किसी भी क्लॉज को ऑल्टर करना है, चेंज करना है, सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। बट जैसे भी सपोज मेरे कंपनी का बिजनेस 3 जगह पे है, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, और मेरे कंपनी का जो सबसे मेन फैक्ट्री है, हमारी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मुंबई में एक फैक्ट्री है, दिल्ली में और एक गुजरात में, बट जो सबसे मेन है ना वो मुंबई की फैक्ट्री है। हमारे पूरे बिजनेस का जो 60% है ना, 60% मैन्युफैक्चरिंग होता है वो मुंबई की फैक्ट्री से होता है। और मैंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड किया कि भैया मुंबई की फैक्ट्री से रिलेटेड नॉर्मली कोई भी डिसीजन लेना है, स्पेशल बिजनेस मैटर है तो 75% शेयर होल्डर का कंसेंट, ऑर्डिनरी बिजनेस डिसीजन है तो भैया मोर देन 50%, बरोबर। बट मैंने लिखा कि मुंबई की फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो मिनिमम 95% शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए, मिनिमम 95% शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए। अब ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में ऐड कर रहा हूं सो दैट मुंबई की फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीजन कोई भी इजीली ले ना सके, समझा? तो एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू सेफगार्ड समथिंग। अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजन है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सेफगार्ड करना चाहते हो कि भाई वो कोई भी पर्सन उसको इजीली ऑल्टर ना कर सके, तो यू ऐड एंट्रेंचमेंट प्रोविजन सो दैट इट कैन नॉट बी इजीली ऑल्टर्ड। इफ यू वांट टू चेंज दैट, you have to comply with the stricter rules and regulation in comparison to the special resolution. Normally कोई भी चीज को चेंज करने के लिए 75% शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए, बट वो उसमें उस पर्टिकुलर क्लॉज में उस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपको चेंज करने के लिए आपको 90% शेयर होल्डर का कंसेंट लगेगा, 95% शेयर होल्डर का कंसेंट लगेगा। नॉर्मली 75% लगता है, बट हियर यू हैव टू फॉलो सम स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दैट्स व्हाट यू कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो यहां पर नॉर्मली बोला है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वैलिड कब होती है? 1/3 ऑफ द बोर्ड स्ट्रेंथ या फिर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। अब अगर किसी कंपनी में 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो इनका 1/3 कितना हो जाएगा? टोटल 4 और 2 विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बट अगर मेरे को चाहिए कि नहीं भैया हमारा है ना जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का, ठीक है, कोरम क्या होना चाहिए? भले मेरी कंपनी में आज 12 ही है बट मेरे को कोरम चाहिए 6, तो मुझे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा। अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप कैसे ऐड करते हो? सर 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बच्चा? सर 2 तरीके हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करने के, ठीक है। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो ना, सबसे बेस्ट वे है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, आपको घंटा किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल दो और आरओसी को इंटीमेट कर देना कि भाई ये क्लॉज में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, दैट्स इट। बट सर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मेरे को आइडिया ही नहीं था या वो टाइम पे नीड ही नहीं थी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करके 3, 4, 5, 7 साल हो गए, तो अभी भी आप बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो 100% शेयर होल्डर का कंसेंट लगेगा, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो 3/4 मतलब 75% शेयर होल्डर का कंसेंट लगेगा फॉर एडिंग द इंसर्टिंग द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, दैट्स इट। आपको यही प्रोसीजर लिखने का है। कैसे लिखोगे? मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया,
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बहुत नल्ला है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको बताना है कि भैया एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है ना, आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर या फिर बाय अमेंडमेंट ऐड कर सकते हो। अगर अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी है तो 100% शेयर होल्डर का कंसेंट, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 75% शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए, एंड यू हैव टू गिव द नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। दैट्स इट ब्रो, एकदम ईजी, एकदम एकदम मक्खन। यहाँ देख, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 5, ठीक है, दे डील्स विद द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। दे स्टेट्स द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट मे बी इंक्लूड इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी ईदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और बाय द अमेंडमेंट, ठीक है। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सच अमेंडमेंट मस्ट बी अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मतलब यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर इज रिक्वायर्ड। Where the article contain the provision for entrenchment, the company is required to give notice of such provision to the registrar in the prescribed form and manner, ठीक है। ओके, अब therefore justice private limited can include, अब मैंने पहला सीधा प्रोविजन लिखा एंड सिर्फ डायरेक्टली मैंने आंसर स्टेट किया हुआ। अगर समझो सपोज अपने पास कम टाइम है तो अपन क्या करेंगे, पहले प्रोविजन, उसके बाद सीधा फैक्ट एंड कंक्लूजन। देयरफॉर जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड, सर नाम से पता चल रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो क्या करेंगे सर, इट इज अ जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट कैन इंक्लूड द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन इट्स आर्टिकल बाय ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर। मतलब सर 100% शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए, एंड बाय गिविंग नोटिस टू द रजिस्ट्रार दे कैन ऐड और इंसर्ट एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ठीक है। बट however if it is not a private company, it is a public limited company. However, if Justice Limited were a public company, the advice would be differ, ठीक है, the advice would be different. In such case, the entrenchment provision could be included only by passing a special resolution and thereafter informing the ROC about the same. खत्म, समझ में आया। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से इतने में तुम्हारा पंखा फास हो जाएगा, तुम लोग थक जाओगे। तो 10 क्वेश्चन है बच्चा, लिख के प्रैक्टिस करना। अगर आपको चाहिए इनिशियली आप देख देख कर लिखो, अब सुन सुन करके लिखो, चलेगा सर चलेगा। अगर आपको सीए फाउंडेशन सितंबर 26 या जैन 27 के बच्चा, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है बच्चा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमको है ना सर, हमको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अप्रोच कैसा रखना है, प्रोविजन कैसा लिखना है, कंक्लूजन कैसा लिखना है, इसके सारे आइडियाज आ चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके बाद जितने भी वीडियोस बनेंगे उसमें हर एक चैप्टर के, लाइक एलएलपी का, आईआरएफ का हो गया, फिर उसके बाद नेगोशिएबल का हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में यूनिट वाइज बनेंगे। जैसे पार्टनरशिप में 3 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, ऐसा, ठीक है। यूनिट वाइज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके टॉपिक से रिलेटेड। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास होने के उतने ज्यादा चांसेस। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डालने के लिए। अगर नहीं हो पाता है तो दिस इज माय नंबर 8999157363. You can contact me over there on WhatsApp. Just send me, sir, I am a CA Foundation September 26 or Jan 27 student. Please send me this PDF which you have recently uploaded on Instagram. On YouTube. ठीक है, and you can follow me on Instagram. My ID is the Aman Shukla. ठीक है, this is my Insta ID. You can follow me over there. Thank you so much. If you like that video, please like, share and subscribe and stay tuned guys. हर एक चैप्टर के आने वाले हैं CA फाउंडेशन का। अब इसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग चालू है, एक्चुअली हो चुका है, सिर्फ एडिटिंग बाकी है थोड़ा सा, CMA फाउंडेशन का एंड CSEET के भी। तो प्लीज डू शेयर विथ योर CA, CS एंड CMA स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।